नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का चेन्नई दौरा, 10,150 करोड़ के एमओयू हुए साइन। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी, टूरिज्म और उच्च शिक्षा में क्षेत्र में हुए करार। मुख्यमंत्री ने चेन्नई में किया रोड शो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे गंगोत्री धाम, गंगा तट पर की विशेष पूजा अर्चना। परिवार संग मां गंगा का लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की जानकारी होगी उजागर, 2000 से ज्यादा संपत्तियों की देनी होगी जानकारी। सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी शामिल। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को बड़ी सौगात, सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी। मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस बार उत्तराखंड की ओर से 240 सदस्यीय टीम करेगी प्रतिभाग। 25 खेल विधाओं में खेलेगी टीम। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली उत्तराखंड को। और अब खबरें विस्तार से। दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चेन्नई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान विभिन्न सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेन्नई में आयोजित रोड शो में आए विभिन्न समूहों के निवेशकों को दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक रोड शो में देश और विदेशों से निवेशकों द्वारा बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तमिलनाडु और उत्तराखंड में आध्यात्मिक रूप से परस्पर संबंध है। तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में केदारनाथ और आदि कैलाश विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान शिव के तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड और तमिल संगमम को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे पास 6,000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया है। 6,000 एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्री के लिए बनाया है। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग समूह, जिनके बहुत सारों के नाम लिए इन्होंने, मैं उन नामों को दोहराना नहीं चाहता, वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार का जो हमारा श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास और मैनेजमेंट, दोनों में कोई क्लैश नहीं है कहीं पर। सरकार हर जगह सहयोगी है, हमारा प्रशासन सहयोगी है। हमने 30 से ज्यादा 30 पॉलिसी हम नई लेकर आए हैं। हमने नई पॉलिसियों को लाए हैं। बहुत सारी पॉलिसी हमने लिबरल की है। लॉजिस्टिक की पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई की पॉलिसी बनाई है, टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है। ये सारी पॉलिसियां हम लाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड आइए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने पहले गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान डॉक्टर सुदेश धनखड़ और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी मौजूद रहे।
गंगोत्री धाम पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले पतित पावनी मां गंगा के तट पर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उपराष्ट्रपति के गंगोत्री पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर विशेष पूजन और अभिषेक कर गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ उन्होंने राज्यपाल के साथ गंगा तट पर जाकर पूजन कर देश की प्रगति और लोक मंगल की कामना की। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान आयोजित होने जा रहे खेल महाकुंभ के संबंध में जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरंभ किया जाता रहा है, लेकिन इस साल अपरिहार्य कारणों से खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन 31 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया जाएगा, जो कि दिसंबर अंत माह तक चलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन अक्टूबर से दिसंबर 2023 के अंत तक पूरा किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिताओं को न्याय पंचायत, विकास खंड, जनपद स्तर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। खेल महाकुंभ का शुभारंभ राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाएगा। न्याय पंचायत स्तर पर शुरू होने जा रहे खेल महाकुंभ नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर के कुंवरपुर में आयोजित होंगे। देखिए, खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से कुमाऊं के हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम से और कुंवरपुर न्याय पंचायत से इसका शुभारंभ माननीय महामहिम गवर्नर साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो है न्याय पंचायत स्तर, जो कि ग्राउंड लेवल है, वहाँ से इसकी शुरुआत जो है प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व के रूप में महामहिम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी से खेल के प्रति सरकार की या इसकी लोकप्रियता की हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो विभाग ने इसकी संपूर्ण तैयारी कर ली है और मुझे लगता है कि इसके बाद से लगातार जो 31 से लेकर उसके बाद न्याय पंचायत का जो मैंने आपको समय बताया कि इतने समय तक में न्याय पंचायत होंगे, इतने समय तक में हमारे ब्लॉक स्तर के होंगे, इतने समय में हमारे जिले स्तर के होंगे और फाइनली जो है हम लोग दिसंबर एंड से लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दशहरा समापन के बाद देहरादून के परेड ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया। उसके साथ ही स्मार्ट सिटी से संबंधित कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने मोइन करते हुए उस स्थल का निरीक्षण किया जहां पर रावण का दहन किया गया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि जमीन पर लगी घास और साथ ही कई पेड़ पौधों को रावण दहन से काफी नुकसान पहुंचा था, जिसका उन्होंने बारीकी से परीक्षण करते हुए बन्नू बिरादरी को निर्देश दिए कि वो इसका यथाशीघ्र भुगतान करें। वहीं बन्नू बिरादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम मीडिया कर्मियों के साथ ही सभी अन्य लोगों का दशहरा के सफल आयोजन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया था वो उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। यहाँ पिछले 75 वर्षों से लगातार दशहरा मेला का कार्यक्रम होता रहा है और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और अभी 76वां दशहरा मेला 24 तारीख को संपन्न हुआ। इसमें हजारों लोग उसमें शामिल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और चूंकि एक सांस्कृतिक दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से कार्यक्रम हुआ, बहुत से लोग इसमें, मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी उसमें स्वयं आया था। और जब मैंने कहा कि 75 वर्षों से हम कर रहे हैं तो एक थोड़ा चेंज ये आया कि हमने इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पे हमने काम कराया गया। जिस नाते हमने जब इनको अनुमति दी थी तो ये आग्रह किया था कि हमारा जो स्वरूप है वैसा बने। तो मैं सिर्फ यही देखने आया था कि जो अभी आज 2 दिन हो गए, सफाई है, जो हमारे घास है या इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं वो यथावत हो या उसके जैसा हो। बाकी जो कुछ कमियां रही हैं दोनों तरफ से रही हैं। अब जैसा कि हमारा परेड ग्राउंड के अंदर इस बार पहले ही मीटिंग हुई थी प्रशासन से कि परेड ग्राउंड के अंदर मेला कोई नहीं लगेगा, कोई ठेली, कोई फड़, कोई दुकान नहीं लगेगी। जबकि पूरा जिस टाइम हम शोभा यात्रा के साथ आए तो हमने देखा पूरा मेला ही हमारे परेड ग्राउंड के अंदर लगा हुआ है। तो ये थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, बाकी बैठ के बातचीत करेंगे, जैसा भी होगा इसे पूरा करेंगे। और जो हमारे परेड ग्राउंड हमारा भी है और आप सबका भी है, जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जो पुतलों के नीचे घास जली है,
वो घास की भरपाई हम लोग करेंगे। और माननीय हमारे विधायक खजानदार जी ने भी आश्वासन दिया था कि जो भी खर्चा होगा दशहरे के बाद तो वो अपनी विधायक निधि से पूरा करेंगे, और उनका भी हम भी सहयोग करेंगे। और इनसे भी एक रिक्वेस्ट है हमारी स्मार्ट सिटी वालों से कि नाजायज ना करें, क्योंकि इनका सिस्टम सरकारी हिसाब से बनता है और ये संस्था सरकारी नहीं है, ये संस्था आम पब्लिक की है। और संस्था में जो भी इकट्ठा होता है हम मांग के इकट्ठा करते हैं, तो नाजायज ना करें, जो जायज होगा हम उसे पूरा। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव के पास एक बंद ढाबे में सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेजा, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं पुलिस के मुताबिक शव काफी दिन पुराना है और करीब 40 साल के युवक का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। ये रुड़की कोतवाली में बेरडा गांव है। इसमें सूचना मिली थी कि हाईवे पे कोई बंद पड़ा हुआ ढाबा है, काफ़ी समय से बंद है और उसके अंदर एक डेड बॉडी काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है। तो मौके पे हम लोग गए थे तो उसमें जो डेड बॉडी है लगभग 40 साल के आदमी की डेड बॉडी है और काफ़ी सड़ गल चुकी है। तो ये शिनाख्त करना तो मुश्किल है, लेकिन उसके बेसिस पर जो भी उसका बॉडी है उसको कब्जे में लेकर के पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी और शिनाख्त की कार्रवाई के लिए इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियों की स्थिति जानकारी अब सार्वजनिक हो पाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के साथ ही प्रदेश की अरबों रुपए की 2000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के बारे में सूचना देनी होगी। ये सभी संपत्तियां सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगी। राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के भीतर आरटीआई एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में होने के बावजूद कलियर शरीफ दरगाह और वक्फ संपत्तियों को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था, जिसका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। सूचना आयोग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वक्फ की तमाम संपत्तियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा। एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखनी भी चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले भी सूचनाओं को देता रहा है, लेकिन क्योंकि नीचे के औकाफ से सूचना प्रॉपर नहीं आती है तो उसको वो दायरे में नहीं थे। और जिस तरह से आयोग का निर्णय आया है, मुझे लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी और लोगों को भी औकाफ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट में रामलीला के खुले मंच से लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने अपने 10 साल के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए, जिसकी वजह से विधानसभा काफी पीछे चली गई। विधायक अधिकारी ने कहा कि अब जनता ने उन्हें विधायक चुना है, तो पूर्व विधायक ने उन्हें कोर्ट में घसीट दिया, जिस कारण वो विधानसभा में समय नहीं दे पा रहे, जिस कारण विधानसभा के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक जी बहुत विद्वान व्यक्ति है। मंच से कह रहे थे कि लोहाघाट क्षेत्र 20 साल पीछे हो गया, बिल्कुल सही कह रहे थे। 10 साल तो उनने खत्म कर दिए, 10 साल तो उनने खत्म कर दिए और 5 साल मुझे मिला। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने देखा कि भाई 10 साल तक कोई व्यक्ति विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, तो एक बार अधिकारी को मौका दिया जाए, तो मुझे भी घसीट दिया। 5 साल मेरे ये हो जाते हैं और उनको उम्मीद है कि 5 साल फिर मुझे नहीं आना है। तो इनको कहूंगा, इनकी जो अल्प ज्ञान है इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे 10 साल के जो अगर कार्यकाल इनको देखने हैं तो पूरे विधानसभा के जो मैंने 16 इंटर कॉलेज खोले और कहने वो लोहाघाट हॉस्पिटल को जो जिला चिकित्सालय बनाया, नगर
पंचायत को नगर पालिका बनाया और 8-8, 9-9 लिफ्ट पेयजल योजना, जो 2 लिफ्ट पेयजल योजना पार्टी शिव पूर्ण होगी, 7 चली है, रोटों का जाल बिछवाया है। राजधानी देहरादून के अंबेडकर स्टेडियम में विरासत का आयोजन होने जा रहा है। 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश प्रदेश के कई कलाकार अलग अलग दिन अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस साल विरासत में बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार के विरासत में उत्तराखंड की पुरानी प्रथाओं में रमयान, चक्रव्यूह और छोलिया नृत्य का भी आयोजन होगा। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों के हस्तशिल्प और खानपान के स्टॉल्स भी विरासत में आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। विरासत के संस्थापक सदस्य लोकेश ओहरी ने कहा कि इस बार विरासत का आयोजन पिछले साल की अपेक्षा आकर्षक और भव्य होगा। भगवानपुर में रामलीला स्टेज पर श्री राम के राज तिलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के कद्दावर नेता सुबोध ने तिलक लगाकर राम परिवार का आशीर्वाद लिया। बसपा नेता ने बताया कि श्री राम के राज तिलक का प्रोग्राम था, जिसमें दूर दराज से सभी धर्मों के लोग राज तिलक को देखने के लिए आए। भगवानपुर की गंगा जमुना तहजीब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश देखे। वहीं बसपा नेता सुबोध राकेश ने कमेटी और अन्य गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। भगवानपुर में श्री रामलीला जी का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर राज तिलक भगवान श्री राम का आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और हमारे कमेटी के तमाम लोग वो साथी जिन्होंने रात दिन तन मन धन से खड़े होकर इस भव्य कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने में सहयोग दिया है। मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हुए इन सभी साथियों के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे, इस देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे तमाम साथी और इस देशवासियों पर पूरी तरह कृपा उनके रहे, सभी के घरों में सुख शांति खुशहाली बनी रहे। हल्द्वानी से चंपावत चलने वाली 32 मीटर केएमयू की बस में चालक परिचालक ने 80 सवारियां भर दी। इस ओवरलोड बस को टैक्सी चालकों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बस को थाने ले आई, जिस पर काफी देर तक सवारियों ने लोहाघाट थाने में हंगामा काटा। लोहाघाट थाने के एसआई ने सवारियों को समझा बुझाकर दूसरे वाहनों के जरिए चंपावत भेजा। ओवरलोड वाहनों में यात्रा न करने की सलाह भी दी। एसआई हरीश प्रसाद ने बताया कि वाहन चालक ब्रजमोहन के डीएल निस्त्रीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राइविंग पर चालान किया जा रहा है। डाक भेजने के लिए मोबाइल नंबर अब जरूरी हो गया है। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट या पार्सल पर बाहर से प्राप्तकर्ता का नंबर होना जरूरी है, तभी डाक बुक हो सकेगी। इसके लिए डाक विभाग ने सभी डाकघर में एडवाइजरी भी चस्पा कर दी है। आपको बता दें कि ज्यादातर लोग डाक पर अधूरा पता लिख देते हैं। ये पता डाकिया को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे बेवजह भटकना पड़ता है। अकेले देहरादून जीपीओ में रोजाना 80 से ज्यादा डाक अधूरे पते की वजह से वापस आ रहे हैं। डाक विभाग ने प्राप्तकर्ता का नंबर अब जरूरी कर दिया है। भेजने के लिए सितंबर 2023 से डाक विभाग ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी जो डाक भेजने के लिए प्रत्येक ग्राहक को मोबाइल नंबर अंकित करना, प्रेषक दोनों का, पाने वाला का भी और भेजने वाला का मोबाइल नंबर अंकित करना जरूरी है। तभी उसकी जो डाक है, चाहे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, विदेश के पार्सल तभी भेजे जा सकते हैं जब उसका मोबाइल नंबर आर्टिकल में अंकित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी गोवा कर रहा है और राष्ट्रीय खेलों में इस बार उत्तराखंड की ओर से 240 सदस्यीय टीम प्रतिभाग कर रही है, जिसमें 177 खिलाड़ियों के साथ 63 टीम ऑफिशियल्स हैं और यह टीम 25 खेल विधाओं में प्रतिभाग कर रही है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 9 नवंबर को हो रहा है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है और प्रदेश सरकार की मंशा इन राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल स्पर्धाएं कराने की है, जिनमें 34 खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृत है और 4 खेल प्रदेश सरकार अपने स्तर से रखने की तैयारी कर रही है।
37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के प्रदेश के रूप में गोवा है और 38वें के रूप में उत्तराखंड है। तो हम विभागीय मंत्री होने के नाते और खेल मंत्री होने के नाते हमारा 9 नवंबर को, जिस दिन बहुत ही विशेष दिन हम सबके लिए है, जिस दिन उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, उस दिन हम 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के निमित्त जो है वह झंडे को ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से संकल्प भी लेंगे कि इस स्थापना दिवस को जो फ्लैग हमें हैंडओवर किया गया है, प्रदेश को हैंडओवर किया गया है, बेहतरीन तरीके से जो है हम 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कर पाएंगे। दिवाली के समय अक्सर पटाखों के कारण काफी प्रदूषण देखने को मिलता है, जिससे कि कई लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इसी को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जो लोग पहले से बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर जिन्हें सांस लेने की बीमारी है, उन लोगों को दिवाली के त्योहार के सीजन पर खास ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में लोग ठंड के कारण कुछ पानी कम पीते हैं तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। हल्का खाना, सुपाच्य खाना, चूँकि त्यौहार का मौसम है, ऐसे में थोड़ा पूरी और तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उस खाने का भी ध्यान रखें। दवाइयाँ ना छोड़ें और बिल्कुल धूल धुएँ से आपको जितना बच सकते हैं ज़रूर से बचें। तो ये 4-5 बातें हैं जिसमें बचकर अपना कर किसी भी इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को बड़ी सौगात दी है। सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। रुड़की के एकमात्र नेहरू स्टेडियम की हालत खस्ता होने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उसमें सुधार के लिए सरकार से गुहार लगाई। नेहरू स्टेडियम में पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेसलिंग की खिलाड़ी अंशिका लोहान को सम्मानित किया और वहीं एक प्रेस के माध्यम से उन्होंने जर्जर हो चले नेहरू स्टेडियम के सुधार के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा तरह तरह के खेल खेलने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, पर खेल के लिए प्रैक्टिस करने के एकमात्र नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहलवान के नाम से कहा चल रहा, सब पहलवान जिनकी डेथ हो चुकी, ये सब उनका बनाया हुआ है। तो यहाँ हमारी बच्ची है और हमारे बच्चे जो यहाँ सीखते हैं, राजू पहलवान में सिखाते हैं। तो हमारी यहाँ की बच्ची है, भोपाल जाकर मेडल लेकर आई है, तो आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और यही कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत ही हो गए, जैसे कि यहाँ सुविधा बहुत कम है। ये देखिए आप इधर, ये छोटा सा है, लड़कियाँ हैं, तो इसमें कपड़े बदलती हैं। ये क्या नहाने का है, न नहाने का, खुले में सिलेंडर है। जाऊँगा जो हमारे रुड़की नगर में एकदम बीचों बीच में नेहरू स्टेडियम है, बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि इसका सुधार होना चाहिए। क्योंकि शहर में इतना बड़ा स्टेडियम और कहीं शहर में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सुविधा नहीं है। अभी 2 साल पहले ही राजेंद्र अशोक पहलवान निधन, उन्होंने हमें आग्रह कराया था। परिस्थिति तो बहुत बेकार है यहाँ की, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मतलब फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। खेलने का लायक नहीं है बिल्कुल। बस हाँ कि अगर यहाँ पर मतलब नेट उठाए लगाए तो सारा टाइम उसी में ही निकल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए तो बचता ही नहीं। सरकार से क्या कहना चाहोगे? और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।